ओके, सो अभी हम डिस्कस करेंगे कि यूपी पीसीएस की तैयारी हमें कैसे करनी है। ठीक है। सो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि यूपी पीसीएस का जो एग्जाम है ना, वो क्या टाइम डिमांड करता है। कुछ लोग कहते हैं कि 1 साल लेता है, कुछ लोग कहते हैं 2 साल 3 साल, कुछ लोग कहते हैं 6 महीने से एनफ है। तो इसका जवाब ये है कि थोड़ा बहुत ये आपकी पर्सनालिटी, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपके फैमिली बैकग्राउंड और आपकी मेंटरशिप या आपको जो गाइड कर रहा है उस इंसान को भी डिपेंड करता है। अब ऐसा इमेजिन करिए आप कि एक ऐसा इंसान है। अब आप इमेजिन करिए कि कोई ऐसा इंसान है जिसके दोनों पेरेंट्स आईएएस हैं या पीसीएस हैं। तो ऑलरेडी उस इंसान के पास एक्स्ट्रा एज है, राइट। तो और एक ऐसा इंसान है जो एकदम रूरल बैकग्राउंड से है, गांव से आया है और गांव के स्कूलों से पढ़ा है। उसका कोई माई बाप नहीं है, वो कोचिंग और यूट्यूब के थ्रू पढ़ के देख रहे हैं। तो ऐसे इंसान का जो टाइमिंग होगा तैयारी का वो एकदम अलग होगा। ठीक है। तो इसका जवाब देना कि एग्जैक्टली यूपीपीसीएस की तैयारी कितने टाइम में होती है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। बट हाँ, मेहनत जो दोनों लोग करेंगे, जिनके माँ बाप पीसीएस हैं, आईएएस हैं, या जिसके जो एकदम रूरल बैकग्राउंड से आए, लगभग लगभग 1.5 से 2 साल का समय पूरा का पूरा एनफ होता है। जनरली ये माना जाता है कि जब आप अपने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हो तो आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है। तो और अगर आप नहीं है, नहीं इंफॉर्मेशन थी या लेट हो गए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बट आप एज फैक्टर में हो, आपकी एज 21 साल से ऊपर हो और आप 40 साल से कम हो, जनरली आपको अगर बहुत लेट है तो 30 साल के बियॉन्ड में आप तैयारी ना करें। ठीक, क्योंकि वो बहुत लेट माना जाता है। हालांकि जब जागो तभी सवेरा, लेकिन मोटा मोटा ये होता है कि आपको लगभग लगभग 21 से 25 साल में तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है। ओके। अब सवाल ये उठता है कि यूपी पीसीएस की तैयारी हमें कैसे करनी है। तो देखिए, सिंपल सी बात है। आप ऐसा समझिए कि जैसे आप हाई स्कूल में होते हैं, बोर्ड की तैयारी करते हैं, या आप इंटरमीडिएट में होते हैं, अपने बोर्ड की तैयारी करते हैं। आप कैसे तैयारी करते हैं? आपके पास एक सिलेबस होता है। ठीक है। आप कोचिंग करते हैं, आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर लगाते हैं, वहां से अंदाजा लगाते हैं। सबसे पहले आप अगर हाई स्कूल में तो पूरा 1 साल कोर्स कंप्लीट करते हैं ना, और लगभग दिसंबर जनवरी के आसपास जाके आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर, मॉक टेस्ट आप देना स्टार्ट करते हैं। सेम पैटर्न यहाँ पे भी है। ठीक है। जनरली क्या होता है, आपको जो फंडा अपनाना है वो अपनाना है सिलेबस का। एस, पीवाईक्यू, एसपी। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग पीवाईक्यू होते हैं और पीवाईक्यू से आपको सिलेबस कंप्लीट करना है और अपने नोट्स बनाने हैं। नोट्स को रिवाइज करना है और रिवाइज करने के बाद में आपको मॉक टेस्ट देना है। लगभग लगभग 1 से 1.5 महीना पहले से आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है और 15 दिन के पहले तक आपको खत्म कर देना है। जनरली माना जाता है कि 15 दिन तक आप एग्जाम के पहले जो होता है, प्रीलिम्स के पहले, वो आप रिवाइज के लिए रखें, ना कि मॉक टेस्ट देते रहें, नहीं तो आप उसमें भटक जाते हैं। ठीक है। तो स्टैंडर्ड एडवाइस लोगों की यही है, हमारी भी यही एडवाइस है आपको, कि आप मॉक टेस्ट जो है वो लगभग 1 महीना के आसपास तक दें। ठीक है, 20 से 25 दिन के आसपास दें। और बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट मत दें और बहुत कम भी ना दें। जनरली आप 10 से 15 के आसपास मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपको अपना सिलेबस अपने पास रखना है। पूरा सिलेबस थॉरोली कवर करना है। हालांकि जब आप पीसीएस प्री का सिलेबस देखेंगे तो उसमें आप ये देखेंगे कि सिलेबस बहुत ही 7 या 8 पॉइंट में दिया हुआ है। ठीक है। वो बहुत ही शॉर्ट सिलेबस है, उसको समझना मतलब किसी भी न्यू कमर के लिए बहुत मुश्किल होता है। बट आप चिंता ना करें, हम इस पे एक बहुत ही डिटेल वीडियो बनाएंगे कि आपको सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। ठीक है, सिलेबस का। और इसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, आप चिंता ना करें। ठीक है। ये एक शॉर्ट वीडियो है बट इसके ऊपर हम एक वास्ट प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिलेबस है वो 7 पॉइंट का होगा, कितना बड़ा है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है। अभी आपको जस्ट फोकस करना है कि हमें ओवरऑल तैयारी करनी कैसे है। तो पहले आपको जो उसका पूरा सिलेबस है प्री का, कोशिश ये करनी चाहिए। जन लोग मुझसे सवाल पूछेंगे कि
सर हम प्री का पहले करें या मेंस का करें? तो ये डिपेंड करता है अपने अपने IQ के ऊपर। जनरली लोग क्या करते हैं, अगर आपके पास काफी अच्छा टाइम है, आपके पास 7-8 महीने हैं, ठीक है, तो आपको मेरी ये एडवाइस है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच ही अपनानी चाहिए। ईमानदारी से अगर बोलूं तो बहुत लोग ये गलती कर देते हैं, क्योंकि 4 महीने अगर प्री निकल भी जाता है, पहली बात तो एग्जाम देने के 2 महीने बाद तक आपको पता नहीं चलता रिजल्ट आपका है, जो बॉर्डर लाइन पे होते हैं कि आपका है कि नहीं है। और फिर जब रिजल्ट आता है तो उसके बाद 2 या ढाई महीने ही बचते हैं मेंस के लिए, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम है मेंस की तैयारी के लिए। तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ये होता है कि आप जब सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं अपने प्री का, तो मेंस का भी इंटीग्रेटेड रखेंगे तो ज्यादा बेटर है। हाँ, आपके पास टाइम कम है, 4 महीने हैं, 5 महीने हैं, तो फिर आपको अपना सारा का सारा फोकस प्री की तरफ ही शिफ्ट रखना चाहिए, ताकि आप डिवाइड ना, एक बार प्री हो गया फिर से हम एक बार फोकस करेंगे प्री और मेंस दोनों इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन पे। ठीक है, फिलहाल अभी हमारे पास जो टाइम है वो लगभग लगभग 5 मंथ का है। आप देखोगे हमारे पास अभी जो टाइम है वो 5 मंथ का है। 5 मंथ यानी 150 दिन फॉर द प्री। प्री एग्जाम हमारा कब है? 6 दिसंबर को है। ठीक है, 6 दिसंबर आप जुलाई से अगर जोड़ें तो लगभग 5 मंथ होता है। ठीक है, 5 मंथ 150 दिन। ठीक है, अब आप अंदाजा लगाइए, 5 मंथ है, आपके पास सब्जेक्ट 8 से 9 है, प्लस सी सैट भी है, तो आपके पास कितना टाइम बचा 150 दिन में, मुझे बताइए। आपके पास 8 सब्जेक्ट प्री के हैं लगभग, अगर आप हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग अगर मान ले, 8 4 12 13 सब्जेक्ट मान ले, तो आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए 10 ही दिन बचे। अब आप उसमें भी अगर मेंस में अगर आप इनरोल हो जाएंगे, नहीं मुझे मेंस का पढ़ना है, ये पढ़ना है, नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बेटर अप्रोच इस टाइम की ये है, डिमांड ये है कि आप अभी करंट में सिर्फ और सिर्फ प्री के ऊपर ही फोकस करें। ठीक है, ये अप्रोच आपको रखनी है। दूसरी चीज है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके नोट्स बनेंगे। ठीक है, सिलेबस प्लस PYQ आप देखिए, उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाइए। ठीक है, सिलेबस और PYQ को देखते हुए, ठीक है, एक बेटर अप्रोच रखिए, उसके अकॉर्डिंग नोट्स बनाइए। और एक बार नोट्स आपके बन जाए, लगभग 60 to 70% नोट्स बन जाए, आप रिवीजन स्टार्ट करिए। और रिवीजन जब आपका हो जाए, जब आप 70% 80% सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुके हो, 1 2 3 बार उसको रिवाइज कर चुके हो, देन यू कैन स्टार्ट गिविंग द मॉक टेस्ट फॉर द प्री एग्जामिनेशन। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नाउ आपको जैसा पता है कि 6 दिसंबर को हमारा प्री है, 5 महीने बचे हैं, 150 दिन प्री के लिए, प्लस उसके बाद लगभग 4 महीने और होते हैं प्री के एग्जाम के बाद में मेंस के लिए, लगभग 120 दिन होता है। ठीक है, इसके ऊपर बाद में आएंगे। फिलहाल अभी हम बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ, जो कि हमारा है सिलेबस। ठीक है, अब सबसे जो पहली चीज आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करना है प्री के लिए, वो ये है कि आपको इसकी PDF कॉपी, सिलेबस की PDF कॉपी आपको, ठीक है, प्रिंट आउट निकाल के रख लेनी है, जैसे मैंने निकाल के रखी है। आप देखोगे ये सिलेबस की PDF कॉपी है। ठीक है, आप लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पे आप जाइए, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप या डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें प्री और मेंस का सिलेबस दोनों दिया हुआ है, आप जाके देखिए। और इस सिलेबस को आप जितना मथेंगे, जितना एनालिसिस बेटर तरीके से करेंगे सिलेबस को और इसके PYQs को, आपको उतनी ही ज्यादा हेल्प प्री को क्वालिफाई करने में मिलेगी। ठीक है, और कोशिश करिए कि ये PDF कॉपी हमेशा जो 2 पन्नों की है वो हमेशा आपके पास रहे। ठीक है, लगभग 1 2 3 पेजेस हैं इसमें, मैंने एक पेज में 2 लिया हुआ है, तो आपके पास ये कॉपी हमेशा बनी रहनी चाहिए। हमेशा, चाहे आप प्री दे रहे हो, मेंस दे, कुछ भी दे रहे हो, फर्स्ट डे से लेकर जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ये सिलेबस की PDF कॉपी आपके पास हमेशा होनी ही चाहिए, ताकि आप सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर पाए। मैं आपको बताऊंगा कि प्री और मेंस के सिलेबस को इंटरकनेक्ट कैसे करना है, किस अप्रोच से सोचना है सिलेबस को, उसके अकॉर्डिंग PYQ नोट्स कैसे बनते हैं। कुछ भी इस सिलेबस के बाहर नहीं आता है, ये चीज दिमाग से निकाल दीजिए। सारा का सारा इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आता है। ठीक है, सिर्फ आपको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ठीक है, ओके। नाउ पहला पॉइंट है, आपको सिलेबस की PDF कॉपी हमेशा अपने पास रखनी है। ठीक है, दूसरी चीज है, सिलेबस की डिमांड क्या है, इस चीज को समझें। अब सिलेबस की डिमांड क्या है, आपको ये देखना है कि जो हमारा एग्जाम है, जो UP PCS का एग्जाम है, वो क्या डिमांड कर रहा है हमसे, हमसे कौन सी पर्सनालिटी वो डिमांड कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि हम इंट्रोवर्ट हैं,
ऐसा तो नहीं कि हमें पब्लिक डीलिंग में डर लगता है, ऐसा तो नहीं कि हमें लेटर राइटिंग में डर लगता है। ठीक है, यहाँ पे डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए। ठीक है, और लॉन्ग विजन रखने वाला इंसान होना चाहिए। तो इन सब पर्सनालिटी ट्राइट्स को एक यूपीपीसी एग्जाम आपको टेस्ट करता है, और ये सारा का सारा आपको सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग बनाया ही गया है। ठीक है, अब क्या बनाया गया कि आप में रिटन कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, लिखित क्षमता होनी चाहिए, लिखने की काबिलियत होनी चाहिए, आप में मौखिक कौशल होना चाहिए कि आप बात कर पाए, क्योंकि आपका इंटरव्यू होता है, आपको लोगों से डील करना है, पब्लिक से डील करना है, पॉलिटिशियंस डील करना है, ब्यूरोक्रेट से डील करना है, हो सकता है फॉरेन डिप्लोमेट है उनसे भी डील करना है। ठीक है, तो ये कैपेबिलिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, ये पर्सनालिटी ट्रेट्स आपके पास होने ही चाहिए। ठीक है, यूपीपीसीएस का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो ऐसे डिजाइन ही किया गया है कि आपकी वो सारी पर्सनालिटी ट्राइट्स को वो जज करते हैं। ठीक है, अब ये पर्सनालिटी ट्राइट्स क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, मनसा है, वाचा है, कर्मणा है, ये गीता का सार है वैसे। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी अप्लाई होता है कि आपके मन में क्या है, आपके वचन में क्या है, और आपके कर्मों में क्या है। अगर आपके मन और वचन दोनों इंटीग्रेशन होगा तो वो आपके कर्मों में भी रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम इसी के अकॉर्डिंग पैटर्न पे ही डिजाइन किया गया है कि आपकी मानसिक क्षमता, आपकी लिखित क्षमता, आपकी वाक पटुता, यानी आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना बेटर है, इंटरपर्सनैलिटी स्किल आपके कितने अच्छे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका ये एग्जाम किया गया है। आप जब पढ़ते हैं तो होता क्या है, आपकी मानसिक सोचने की क्षमता बदलती है। ठीक है, आपकी जानकारियां बढ़ती हैं, आपका नजरिया अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग आपकी साइकोलॉजिकल ट्राइट्स बदलते हैं, तो वही चीज आपकी रिफ्लेक्ट होती है एग्जामिनेशन में भी। ठीक है, आप ये मत सोचो कि आप सोच कुछ रहे हो और इथिक्स के मेंस के पेपर में आपको दूसरा लिखोगे, आप जैसे हो वही लिखोगे। अगर आपकी किसी संप्रदाय के प्रति निगेटिविटी है तो ओवर द टाइम वो रिफ्लेक्ट होगी होगी एग्जाम में। ठीक है, तो आपको यही चीज अपनी बदलनी है और आप चीजों को उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना है। ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए, आपके पर्सनैलिटी टाइप्स में क्या होना चाहिए, आपको इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, भारतीय इतिहास का ज्ञान आपके सिलेबस में है, जीएस1 में है। ठीक है, आपको समाज का ज्ञान होना चाहिए, भारतीय समाज का ज्ञान होना चाहिए कि समाज कैसे चल रहा है। आपको कानून का ज्ञान होना चाहिए, जीएस2 का पेपर है भारतीय संविधान का। ठीक है, आपको भूगोल, भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल का ज्ञान होना चाहिए, यहाँ की कृषि जो है उसका ज्ञान होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्शन हो रहे हैं, कौन से मिनरल्स हैं। ठीक है, कौन सी फसल कहाँ पे उत्पादन की जाती है। उत्तर प्रदेश के बीसीएस कंटेक्स में सब पूछा जाता है, जो कि जीएस 5 और 6 के पेपर में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें विज्ञान के बारे में आपको पूछा जाता है, समाज के बारे में कानून क्या पूछा जाता है। ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये सब आपके पर्सनैलिटी ट्राइट्स में होना चाहिए। ठीक है, अब क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये सब आपका एप्लीकेबल प्रैक्टिकली जब आप जॉब ज्वाइन करेंगे पीसीएस की, तब ये सारी चीजें आपको आएंगी। हालांकि 1.5 साल की ट्रेनिंग होती है, बट एक फंडामेंटल लेवल पे तो आपको नॉलेज होनी चाहिए ना, तो उसके लिए ही आपको ये सिलेबस में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, वही चीज आपको पढ़नी है, वही चीज एग्जाम में पूछा जाता है, वही आपको मेंस में लिखना है। तो है तो पूरा ये इंटीग्रेटेड ही ना, कि आप क्या पढ़ रहे हो अपनी मानसिक शक्ति से, उसको क्या वचन में बोल रहे हो, क्या लिख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपके कर्म क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपके प्री में कौन से पर्सनल ट्रैट्स होते हैं, मानसिक कौशल आपका देखा जाता है, आप कितनी मेमोराइज कर लेते हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिवली आप कितना एक्टिव हो। मेंस में आपके रिटन कैपेबिलिटीज देखी जाती है, आप कितना बेहतर तरीके से सोच सकते हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी क्या है, ये सारी आपकी मेंस में ही रिफ्लेक्ट की जाती है। जो आपका मेंस है उसका बेसिक पर्पस क्या है, उसका बेसिक पर्पस है तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को जज करना, तो आपका पर्सपेक्टिव क्या है किसी भी चीज को लेके, भारतीय इतिहास को लेके या कानून को लेके या किसी भी कंटेम्परेरी इशू को लेके, जैसे अभी जेंजी का आंदोलन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको लेके आपका क्या है, नीट के पेपर हो रहा है, मतलब किसी भी चीज को लेके आपका पर्सपेक्टिव क्या क्रिएट होता है, ये आपके लिखित कौशल के थ्रू मेंस में आंका जाता है, इसको जज किया जाता है। ठीक है, इंटरव्यू, इंटरव्यू में आपकी वॉकेब स्टाइल, आपकी पर्सनालिटी, आपका कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, ये सारी चीजें जज की जाती है। तो आपका ये पूरा मनसा वाचा का जो कर्म का जो ट्रायंगल है, ठीक है, इसके थ्रू जज किया जाता है। ठीक है, ओके, नाउ पीवाईक्यू क्यों, सवाल है पीवाईक्यू क्यों, क्योंकि 40% जो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं
वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली होता है कि या तो सीधा ऑप्शन से उठा दिया गया या फिर उसी ऑप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन बना के आपको दे दिया गया। ये 40% क्वेश्चन में होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। 40% क्वेश्चन या तो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, 40% क्वेश्चन या तो कनेक्टेड होते हैं या रिपीटेड होते हैं प्री में, ये चीज ध्यान रखिए। इसलिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको स्किप ना करें, किसी भी कंडीशन में स्किप ना करें, ठीक है। दूसरी चीज है, आपके जो पीवाईक्यू है वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग देता है क्वेश्चन की कैटेगरी क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पता चला आप पढ़ रहे हो हिस्ट्री, हिस्ट्री में आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते जा रहे हो और मॉडर्न हिस्ट्री में आपका 70% वेटेज रखा हुआ है। आप मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ रहे हो, वहां से आपका एडमिनिस्ट्रेशन पूछ रहा है, रेवेन्यू पूछ रहा है, लैंड सिस्टम पूछ रहा है, और आप राजा रानी के युद्ध में पड़े हुए हो, ठीक है। तो एक आपको अंडरस्टैंडिंग देता है कि किस कैटेगरी के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनका पैटर्न का पता चलता है आपको पीवाईक्यू से। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पीवाईक्यू को अच्छे से एनालिसिस करते हुए, एटलीस्ट पीवाईक्यू आपको मिनिमम से मिनिमम 25 ईयर्स के पीवाईक्यू, 25 साल के आपको पीवाईक्यू देख के लगा के और रिवाइज करके ही जाना चाहिए। ओके, नाउ आफ्टर पीवाईक्यू, बेस्ड ऑन योर सिलेबस पीवाईक्यू, आपको अपने नोट्स बनाने हैं, हर एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ये चीज ध्यान रखनी है। नोट्स बनाने का ये मतलब नहीं कि आपके नोट्स बहुत लंबी हों, कहने का मतलब ये है कि लगभग मोटा मोटा आपका पूरा प्रीलिम्स का जो नोट्स होना चाहिए वो हार्डली 50 से 60 पेज के आसपास होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके शॉर्ट नोट्स आपको बनाना है। कैसे बनाना है ये चीज हम अभी स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि नोट्स हमको बनाने कैसे हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस एंड पीवाईक्यूज, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि सिलेबस एंड पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग, सिलेबस एंड पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग हमको अपने नोट्स बनाने हैं। हमें इन चीजों, ये हमारे मार्गदर्शक हैं और हमें इनसे भटकना नहीं किसी भी कंडीशन में। यही हमें टॉर्च लाइट है जो दिखाएंगे कि हमें हमारे नोट्स कैसे बनेंगे, ठीक है। और इन दोनों को ही हम मत के अपने नोट्स बनाएंगे, वो भी हार्डली 80 से 90 पेजेस में, इससे ऊपर नहीं जाएगा हमारा, ठीक है। बहुत हो गया, 100 पेजेस हो गए, नॉट मोर देन दैट, ओके। अब है क्या, जनरली 8 सब्जेक्ट हैं, अब एक सब्जेक्ट के अगर 15 होते हैं तो 100 पेजेस तो ऑब्वियसली हो जाएंगे, इससे कम तो नहीं होगा, ठीक है। रिवाइज आपको करना है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर नोट्स, ठीक है। और रिवाइज जब आप 2 से 5 बार अपने नोट्स को कर लेंगे, आप पीवाईक्यू अच्छे से कर लेंगे, पीवाईक्यू नोट्स को रिवाइज करने के बाद में आपको मॉक टेस्ट देना है। एटलीस्ट मॉक टेस्ट आपको जो देने हैं वो लगभग 20 मॉक टेस्ट देने हैं बिफोर द प्री, 20 मॉक टेस्ट आपको प्री एग्जाम के पहले पहले आपको देने के बाद ध्यान रखना, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। अभी हम आगे जो डिटेल करेंगे वो करेंगे कि हमारा सिलेबस, ठीक है, सिलेबस क्या है, कैसे है और किस तरीके से हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाने हैं, ये हम अगले वीडियो में इसकी डिटेल देखेंगे। थैंक यू।